चलते हैं, आज देखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा आज की परंपरा में कोई संत, सन्यासी, संत, महात्मा, जोगी, फकीर नहीं होगा जो कबीर का नाम नहीं जानता है। और कबीर उस समय पैदा हुए थे जब ये मीडिया उडिया नहीं था, टेलीफोन नहीं था और ये सोशल मीडिया नहीं था कि एक मैसेज भेजो तो हज़ारों पास पहुंच जाए। और ऐसी स्थिति में न तो उनके समय में ऐसा कुछ उनकी किताब उताब प्रकाशित हुई थी, फिर भी कबीर को उसे तो कबीरदास के विषय में कहा गया कि वो खुद ही कहें कि मसीह कागज़ छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उस समय कलम और कागज़ का ज़माना था, स्याही वही से लिखते थे लोग, मसीह कागज़ छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। पेन उन नहीं थी इस तरह की। तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई एकेडमिक या स्कूल कॉलेज की या गुरुओं से कोई शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं ली है। फिर भी कबीर उस पॉइंट पर थे कि आज भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी आज से 500 साल पहले थी। हम ये नहीं कह सकते कि 500 साल पहले जो कबीर ने बातें कही हैं आज के लिए बेकार हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में वो बातें वैल्यूएबल नहीं। जैसे आज से हम 1000 साल पहले सती प्रथा थी और आज अंग्रेज़ों के समय तक सती प्रथा थी, और अभी छूट दे दिया है तो कितने लोग झंडे बुलंद करके सती प्रथा के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो कानून स्ट्रिक्ट है, लोग जागरूक हैं, लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि लोग समझ गए कि ये गलत प्रथा थी। तो लेकिन वो चीज़ जिसको हमने मान लिया कि वो पुरानी थी, बेकार थी और दकियानुसी थी, समय के अनुसार किसी काम की नहीं थी। आज देखो तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्सेप्ट विकसित होते जा रहा है कि जाति प्रथा भी एक बीमारी है समाज के लिए, और धीरे धीरे उससे भी लोग अपने को पीछा छुड़ा रहे हैं। एक जिस तरह से कोई बीमारी जो है सदियों सदियों से लगी हुई तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समय के साथ वो भी उसको भी लोग छोड़ रहे हैं कि ये एक बीमारी थी जो हमारे समाज को कैंसरग्रस्त कर रही थी और एक समाज को नष्ट कर रही थी, उसको नीचे और दोयम दर्जे का दिखा रही थी। तो हिंदुओं में जो जाति प्रथा की एक बीमारी थी और रोकते नहीं, लेकिन इसके कारण इनका बहुत बड़ा अपमान भी होता था और बहुत डिग्रेशन के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में अगर देखा जाए तो गुलामी सही है। इतनी लंबी गुलाम कोई कौम रही है तो हिंदू ही रहे। हिंदू इज द ओनली कौम, ओनली अनुयायी जो हिंदू धर्म के हैं वो इतने लंबे समय तक ऑल वर्ल्ड में गुलाम रहे हैं कि कोई उतना गुलाम रहा। हिंदुओं की सत्ता तो 2770 ईस्वी हर्षवर्धन के बाद लगभग समाप्त हो गई। उसके बाद ये देश हिंदुस्तान रहा, लेकिन रहे इसमें दूसरे शासक करते रहे। तो शासन क्यों करते रहे? क्योंकि यदि आप कमज़ोर हो और दूसरे कंट्रीज से लोग आकर के आपको हरा कर शासन कर रहे हैं तो दोष उनका नहीं, दोष आपका है कि आप में सुरक्षा करने की क्षमता नहीं है। और उसकी बातों में एनालिसिस किया जाए तो जिस कौम में सैकड़ों लोग लड़ने वाले हों, माने जैसे हम मुस्लिम कौम की बात करें, उसमें ये नहीं कि हिंदू धर्म का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र में केवल क्षत्रिय ही लड़ेगा। मुस्लिम होने का मतलब कोई भी मुस्लिम योद्धा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर था कि क्षत्रिय सिर्फ लड़ेगा। तो अपने जो है 100% की आबादी में से 10-15% को तो मैं क्षत्रिय घोषित किया और उनको लड़ने के लिए जिम्मेदार बता दिया, बाकी को एकदम उससे अलग कर दिया। ऐसा नहीं कि उनकी कोई योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, हमने उनको काम ही उनका नहीं दिया, तुम्हारा एक काम नहीं है। और काम जो नहीं दिया उसको धार्मिक रूप से भी उनके ऊपर थोप दिया कि धर्म भी कहता है तुम्हारा एक काम नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो हिंदू रहने वाले हैं इतने लंबे समय तक गुलाम रहे हैं कि एक तरह से 1300-1400 साल की गुलामी बहुत बड़ी गुलामी होती है। या शुक्र है खुदा का कि अभी भी हिंदू नाम जिंदा है, नहीं तो ये भी समाप्त हो जाना चाहिए। और हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम देखते हैं या जितने और अनुयायी वाले ईसाई हैं, वो सभी का बैकग्राउंड देखेंगे तो हिंदू ही है, सभी का पिछला बैकग्राउंड हिंदू है। आज भी विघटन को प्रक्रिया जारी है। तो कबीरदास उस पीरियड में क्या करें, कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज भी आप देखें तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर दो दल हैं और दोनों दल एक दूसरे के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, कट्टर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, तो आप यदि एक में शामिल हो जाते हैं तो दूसरा का आप अपने आप ही विरोधी हो जाते हैं। तो उस समय में भी ऐसी परंपरा थी, ऐसी सामाजिक स्थिति थी कि हिंदू और मुस्लिम आपस में उस पीरियड में भी आपस में उनमें टेंशन तनाव था।
तो उसी कबीरदासी करें। कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि कोई एक हमारे यहाँ जो भोजपुरी में कहावत है, बिना पेंदी का लोटा। पहले एक लोटा होता था पानी पीने के लिए, अब तो गिलास वगैरह और जग वगैरह आ गए। देखिए एक लोटा आज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोटा में पानी पीने का एक अच्छा बर्तन था। तो उसमें एक पेंदी वाला होता था, बिना एक जो पेंदी उसमें घाट बना रहता था, पेंदी में बिना एक पेंदी का होता था। तो बिना पेंदी वाले को हल्का सारा तो किसी भी तरफ लुढ़क जाता था वो। पेंदी वाला जो थोड़ा शालीन होता था, घाट बना रहा तो गिरता नहीं था। तो इस तरह से वो लोटा को कहा गया कि बिना पेंदी का लोटा, माने ये उसके लिए कहा जाता था कि जो आदमी है जिसका अपना कोई डिसीजन नहीं है, अपना कोई निर्णय नहीं, जो जिधर बहका के ले गया वो उधर बहक के चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बिना पेंदी का लोटा। वो आया और अपनी बात समझाया और इसको फीड किया, उसकी तरफ हो गया, दूसर का आया उसकी तरफ हो गया, उसमें अपना डिसीजिव पावर नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो उसके बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। तो ये बिना पेंदी का लोटा व्यक्तित्व का एक गुण है जो कि उसका व्यक्तित्व डाउन करता है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। इसका मतलब उस पीरियड में भी कबीर के आसपास का जो समाज था, लोगों का जो समूह था, वो दो दलों में बटा हुआ था। और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, तो उस बीच में रहने वाला कबीर यार करेंगे, ना तो हम इनके साथ हैं ना उनके साथ, ना था हमारी किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर, मैंने दुश्मनी है, हम बीच में हैं। तो इसको बोलते हैं स्वयं की जिम्मेदारी लेना। जो आदमी अपने लाइफ में स्वयं की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो दूसरे के बहकाव में जल्दी भाग करके किसी दल में शामिल हो जाता है। तो कबीरदास वहाँ कह रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ, जिसके कारण मैं अपनी फ्रीडम भी रखता हूँ, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के आप फ्रीडम नहीं पा सकते। यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जीवन में यदि जिम्मेदारी लेना नहीं सीख सकते तो आप फ्रीडम की आशा मत करिए। तो वहाँ कबीरदास ने क्या किया, उन्होंने जिम्मेदारी लिया कि ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, और इसका परिणाम क्या हुआ कि ना वो इनके साथ गए ना उनके साथ गए, बीच में रहे, तो उनकी फ्रीडम बनी रही। मैंने ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से पर, मैंने हमारी बात इनसे भी होती रहती है, बात उनसे भी होती रहती है, हम फ्री हैं, किसी के नियम के किसी के सिद्धांत के बंधन में नहीं बंधे। इसका एक सटीक उदाहरण देखा जाए तो हिंदू धर्म में एक नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि के विषय में कहा जाता है कि वो देवताओं के बीच में भी चले जाते थे और दैत्यों के बीच में चले जाते थे, राक्षसों के बीच में चले जाते थे, न इधर से दोस्ती न उधर से दुश्मनी। तो वहाँ भी है नारद खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। नारद वहाँ पहले ही उसको प्रैक्टिकल रूप में भी करके दिखा रहे हैं कि न तो दैत्यों से उनकी दुश्मनी है, न दोस्ती है, न तो देवताओं से उनकी दुश्मनी है, दोस्ती हम तो बीच में है। इधर की बात उधर अपना उनके लिए कहा जाता था, इधर की बात उधर करते थे। लेकिन ये कहा जाए कि बच्चे का खेल है, बच्चा इस घर से इस खिलौना उस घर में रखता है, उस घर से उस घर में रखता है, तो अपना वो खेल था, इधर की बात उधर करके वो जान रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, वो बेहोशी में नहीं करते थे, जानते थे हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो यदि आपको अपनी लाइफ में पता हो कि हम इस काम को कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जिम्मेदारी के बिना आप स्वतंत्रता की आशा नहीं कर सकते, फ्रीडम की आशा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से एक नाम था उस जो अमेरिका का टिम एलन नाम है, टिम एलन 1979 में अमेरिका में उसका बर्थ हुआ था। तो उसके पिताजी 11 साल की उम्र में एक्सपायर कर गए थे, तो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वो नहीं कर पाया था। और जब स्कूल कॉलेज में गया भी तो उसकी संगत थोड़ा ख़राब हो गई, और संगत ख़राब होने के कारण वो अफीम बेचने में लग गया और उसमें वो पकड़ा जाता है और 8 साल की उसको जेल हो जाती है। माने जिसका पिताजी 11 साल में एक्सपायर गया हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं हुआ, और इसके बाद भी वो वहाँ पर एक ऐसे स्कूल कॉलेज में भी कुछ ऐसे बच्चों के समूह में फंस गया, उनके संगत में फंस गया कि वो अफीम जो नारकोटिक्स ड्रग है उसको बेचने का काम किया, और इसमें वो कैप्चर पकड़ा भी लिया गया पुलिस द्वारा और उसको जेल की सज़ा हुई, 8 साल की सज़ा हो गई। और ऐसी स्थिति में अपने जो जब जेल में तनहा बैठा तो उसको विचार किया कि आखिरकार में ये हमारा दशा कैसे हुई। तो उसने जब विचार करने के बाद उसने ये समझ में आया कि ये मेरा ही मैंने मेरी इस दशा का कारण मैं खुद हूँ।
अगर मैं सही पॉइंट पर सही डिसीजन लेता तो हम इस स्थिति में नहीं होते, और इस तरह से हम जेल में पहुंच गए। तो उसने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, गलती मेरे से ही और मैं ही इसमें परिवर्तन और सुधार कर सकता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि इस तरह से बोलने से और लोगों से बातें करने से क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये आपका होता है कि उस टीम एलन की बात जो इसके जीवन कथा से आपको होगा कि वो उसका थोड़ा सा क्लर्जी में दोस्तों में हंसी उसी करने का स्वभाव था, थोड़ा बहुत स्वभाव होता है। जैसे किसी में थोड़ा सा गाने का रुचि है, गाने का टोन है, गाने का उसकी इच्छा है तो उसको उभारा जा सकता है। किसी में हंसने का थोड़ा हंसाने का स्वभाव है तो उसको उभारा जा सकता है। तो इस तरह से जैसे बीज होता है, बीज में क्या होता है, एक बहुत से बड़ा बीज होता है, बरगद का पेड़ होता है, बीज सरसों के बराबर होता है। ये पीपल का भी बीज देखो तो एकदम सरसों से भी छोटा होता है, उसके गुद्दे को निकाल कर बीज देखो तो और भी छोटा हो जाता है। लेकिन कितना बड़ा वृक्ष उसमें छिपा हुआ है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक कहते हैं कि पीपल और बरगद को तो हम कहते हैं कि ये ऐसा पौधा है जो मरता ही नहीं है, और वास्तव में बरगद का पौधा अमर पौधा है। पीपल को देख संघर्ष कर सके तो 100-200 साल बाद वो मर जाएगा, लेकिन बरगद क्यों नहीं मरता? क्योंकि ज्यों ज्यों बरगद शाखाएं फैलाता है तो उसकी शाखाओं से जड़ें पृथ्वी में आ जाती है। तो धीरे धीरे 150 साल उसका मूल तना जहाँ से वो बरगद पैदा हुआ तो वो ख़त्म भी हो जाए तो उसकी जड़ से जो शाखाएँ निकली हैं वो शाखाओं से जो जड़ निकला वो नया बरगद का पेड़ बना देती है। तो पुराना बरगद मरा? कभी नहीं मरा। तो इस तरह से आप देखें कुछ कि अमर कौन है, तो अमर बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ वास्तव में अमर पौधा है क्योंकि उसका मूल पौधा और उसकी प्रजाति बनी ही रहती है, नया तो उसके बीज से पैदा होता है। तो यहाँ पर यह कि आप में यदि थोड़ा सा भी कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से गुण है, वो गुण आपका नहीं, प्राकृतिक रूप से आपके स्वभाव में वो गुण है और उस गुण का यदि उपयोग करते हैं तो आप जीवन में किसी ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं, कल्पना से परे आपको। और जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलता है यार कि ये तो मैं सोचा भी नहीं था। तो टीम एलन में थोड़ा सा हंसाने का गुण था, तो उसने कहा कि यार अभी तक तो अफीम बेच रहा था तो अंदर आ गया, अफीम बेचना भी एक कर्म था हमारा जिसका कारण 8 साल की जेल हो गई, अंदर आ गया। तो ऐसा न करें कि हम थोड़ा सा लोगों को हंसाने का काम करें। तो जेल में कैदियों के बीच में वो अपना माने पहले वैसे ही हंसाता था, धीरे धीरे टीम बन गया, 4 से 10 लोग उसको सुनने लगे तो अपना चौकी पर बैठ कर के हंसाने लगा। थे धीरे धीरे उसकी और संख्या बढ़ गई तो वो चुटकुले और कहानी लिख करके उनका मनोरंजन करने लगा। तो धीरे धीरे उसने इसके बाद क्या किया कि देखा कि हमारे जैसे इस कैदियों में भी बहुत से कैदी हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा गुण है, तो उनके गुणों को भी उसने लिखा कि इसमें कविता करने का गुण है, इसमें चुटकुला करने का गुण है, इसमें गाने का गुण है, या इसमें जो किस्सा कहानी बताने का गुण है। तो उसकी उसने लिस्ट बनाई और अपने मंच प्रस्तुति में जेल में और कोई काम तो सुबह शाम खाने के बाद कैदियों के बीच में झगड़े के अलावा और कोई काम नहीं होता। हम तो जेल के निरीक्षण में जाते थे, देखते थे कि कैदियों में आपस में सुबह काम तो खाना तो मिल गया, इसके बाद भरे पड़े हैं, भीड़ के रूप में है और झगड़े के अलावा कोई काम नहीं। क्योंकि मानव इंसान शैतान का घर है, माने आदमी का दिमाग शैतान का घर है, उसको खाली छोड़ दो तो झगड़े ही करेगा। तो उसको कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए, क्योंकि मानव कर्म ही नहीं, उसको कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने जो है मंच प्रस्तुति जेल में ही करना शुरू कर दिया। उन्हीं कैदियों में से संख्या लेता था कि आज ये बताएंगे, आज ये सुनाएंगे, तो पूरे जेल का माहौल बदल गया। मैंने उसके इस छोटे से इनिशिएटिव से, उस छोटे से कार्य से उसने पूरे जेल के माहौल को बदल दिया। और जेल के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स, उससे काफ़ी खुश हो गए और उसको और भी अच्छे से काम देने लगे। तो इसने क्या किया, उसने एक छोटा सा काम किया कि अपनी दिशा को मोड़ दिया। जहाँ वो अफीम बेचने का काम करता था, माने टीम एलन तो वही आदमी था जो बाहर अफीम बेचने का काम करता था। अफीम क्यों बेचेगा? पैसे के लिए बेच रहा था। संगत भी उसकी हो गई थी, उसको ये नहीं पता था कि देयर इज़ सम क्वालिटी इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कुछ गुण है जो प्रकृति द्वारा दिया है। लेकिन जब उसने जिम्मेदारी लिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जेल में आया हूँ, मैं इस संसार को नहीं कहूँगा कि यार मेरी संगत ख़राब थी, मेरा दोस्त ख़राब था, मेरा पिता जल्दी चले गए, मेरी पारिवारिक स्थिति ख़राब थी, मैंने इतना सब मैंने अपनी जेल में आ जाने के लिए, सज़ा पा जाने के लिए उसने अपने भूतकाल को या लोगों को या दोस्तों को या अपनी स्थिति को या परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसने जिम्मेदारी लिया कि मेरा ही जिम्मेदारी था, मेरी गलती थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस जगह पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूँगा और आगे का भी काम मैं खुद ही
अपनी जिम्मेदारी से करूँगा। तो टिम एलन ने वहाँ पर अपनी थोड़ी सी गुण के कारण रचनात्मक कार्य शुरू किया, पॉजिटिव सार शुरू किया, और उसने जो है कैदियों के बीच में चहेता भी हो गया, और इस सब काम को करने के कारण उसका व्यक्तित्व भी विकसित हो गया। अगर एक चोर जो लगातार चोरी कर रहा तो उसका नहीं, चोरी की कला में उसको गुण महारत हासिल हो जा रही है। एक जेब कतरा रोज लगातार जेब काट रहा तो ऐसा नहीं, जेब कतरा कला में उसकी महारत हासिल लगी। आप संगीत आप थोड़ा सा गाते और रोज़ गाना शुरू करो तो आपके गाने की कला में विकास होता जाएगा। तो काम जो है, जो वर्क होता है आपकी कला को विकसित करते जाता है यदि आप रोज़ उसको करते हैं। तो टिम एलन वहाँ पर रोज़ जो कैदियों की जो हाथ से कविता सुनाता था, चुटकुला सुनाता था, या अपने और साथियों को मौका देता था तुम क्वालिटी, क्योंकि सब गुण, हर खाली घटना किसी घट में ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, माने कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी बॉडी ऐसा नहीं कि गुणहीन नहीं, उसमें गुण और अवगुण दोनों का भंडार है। और ऐसी स्थिति में जब उसको पॉजिटिव माहौल मिलता है तो गुण ऊपर आ जाते हैं, और निगेटिव माहौल मिलता है तो अवगुण उसके ऊपर आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस पथ पर चलता है उसी पथ का उसका व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कारण से टिम एलन के इस वर्क के कारण जेल में कैदियों में पॉजिटिव जो गुण था उनका बाहर आ गया और पूरा माहौल सकारात्मक हो गया। और जब वो छूटा उसके बाद उसके इस जो उसका 8 साल में जो 8 साल में जो टीम वर्क का विकास हो गया था उसके कारण उसकी थोड़ी सी पॉपुलरिटी हो गई थी। तो उसको कुछ बड़े जो है उसको जो संस्थापित जो है वो चीज़ें थे बिजनेस की दुनिया में, तो उसको जो पिक्चर वगैरह में भी ऑफर किए। और तो इस तरह से उसका 1994 में जेल से छूटने के बाद उसने फ्रीडम पर अपनी जिम्मेदारी को लिया था। तो इस तरह से वो टिम एलन की जो एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसमें उसको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ था, जो कि एक अफीम बेचकर जेल में चला गया था। वो बाद में इतना फेमस हुआ कि उसको जानी मानी पर्सनालिटी पर था, और करोड़ों का उसने अपने इस एक्टिंग के कारण लोगों को अपने रिवेन्यू मैंने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत किया और अपने को फेमस बनाया। तो इस तरह से आदमी को अपने जीवन में ये ध्यान देना चाहिए कि वो हर इंसान गुणों से भरा हुआ है और उसके लिए अवगुण भी उसमें भरे पड़े हैं, किस चीज़ का उसमें बाहर आता है। तो इसीलिए जो है चलती चाड़ी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यदि आपको साबुत बचना है तो कील के सहारे रहना पड़ता। उस ज़माने में जो था आप देखे होंगे कि सुने होंगे, नहीं तो देखे होंगे, पहले घरों में चक्की होती थी और चक्की में जो 2 पत्थर होते थे उसके बीच में गेहूँ डाल के पीसा जाता था। आज भी जो बड़ी चक्कियाँ जो आप जहाँ आटा जाते हैं आटा वहाँ भी 2 पत्थर ही होता है अंदर, ऐसा नहीं वहाँ पत्थर नहीं, आज भी है। तो कबीरा खड़ा उसमें है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कितनी बड़ी बात है, 2 पाटन के बीच में जो पत्थर के 2 पार्ट हैं जो एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, उसमें जो भी अनाज गया, गेहूँ गया तो उसको एकदम पीस करके आटा बना दिया। कौन बचा है? जो उसके कील की साइड में है। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जो कील से चिपका रहा वही साबुत बच गया। तो अब यहाँ पर वही पुरानी वाले भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो कबीर वहाँ बीच में खड़े हैं। इसी तरह 2 पाटन के बीच में जो गेहूँ है वो पीस जा रहा है, तो जो बीच में चला गया कील के पास वही बचा। तो आपको यदि अपना व्यक्तित्व विकसित करना है तो आपको न इनके साथ जाना है न उनके साथ जाना है, टू बी इन द मिडिल। आप मिडिल में रहेंगे तभी आप अपने आप का निर्णय कर पाएंगे कि हम किस स्तर के हैं और किस दिशा में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर किसी के बहकाने से आप उसकी तरफ चले गए तो आपने अपने व्यक्तित्व को उठा करके अलमारी में बंद कर दिया और उसका बात मानने लगे। तो यहाँ पर क्या करना है, कबीरदास के 2 युक्तियों के कारण कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, इसका मतलब वहाँ दोनों दल से उसकी खैर है, दोस्ती है। वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जो भी अच्छा होगा बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो जब आप बीच में रहते हैं, अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बीच में खड़े होते हैं, तो वहाँ पर आप डिसीजन लेने की क्षमता में होते हैं और डिसीजन लेने की क्षमता आपको फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो इस तरह से तो आपको अगर ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए तो जिम्मेदारी लेनी होगी, और जब जिम्मेदारी लेंगे तो आपको डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ही किसी काम की जिम्मेदारी लेंगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी, डिसीजन और फ्रीडम, ये तीनों के बिना कोई आदमी इस जगत में आगे बढ़ा नहीं गया। तो इस तरह से हम अभी बताए थे हिटलर के विषय में। हिटलर में जितनी ऊर्जा थी और जितनी ताकत थी,
अगर वो हिटलर कबीरदास की 2-4 बातों को जानता होता तो हिटलर का पतन नहीं होता। लेकिन हिटलर ने अपने ही जीवन काल में जो भी ऊंचाई प्राप्त की थी वो सब खो दिया और उसको आत्महत्या करके इस दुनिया से जाना पड़ा। एक विराट ऊर्जा जो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकती थी और एक बहुत बड़ा साम्राज्य को स्थापित कर जा सकती थी, हिटलर उसको कर पाने में असफल हुआ। बहुत माने कहें कि वो अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक पहुंच करके भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाया, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया और उसका परिणाम हुआ कि उसका जीता हुआ विक्ट्री किया हुआ सारा स्टेट छिन गया, उसकी सारी सेना मारी गई, उसको अपनी जान बचाने के लिए बंकर में अपने को शूट आउट करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। और दुनिया में उसने जो भी किया उसको लोग अच्छे ढंग से नहीं महसूस करते हैं। और पश्चिमी देशों में तो कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रख सकता, वो बैन भी किया हुआ है। तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके पास अपरंपार ऊर्जा थी, लेकिन अगर वो कबीरदास की इस बात को, इस मन को बांधता कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, अगर कबीरदास की इस बात को हिटलर ने अपने आप को अपना लिया होता कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, तो अगर वो इस बात को अपना लेता कि धीरे धीरे पॉजिटिव काम करते जाओ, पॉजिटिव काम करते जाओ, तो देर भली होगा लेकिन रिजल्ट अच्छा ही होगा, अच्छा ही आएगा। तो हिटलर यदि इस चीज़ को, मैंने कन्फर्म कबीर की बात को भी मान लिया होता तो उसका उस तरह से पतन नहीं होता जैसा कि उसका पतन हुआ। तो वो हिटलर के विषय में हम किसी दिन और बताएंगे उसका पतन क्यों हुआ और किस व्यक्तिगत अवगुण के कारण हुआ। वहाँ पर पतन के लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपका, पतन के लिए क्या जिम्मेदार है, आपके व्यक्तित्व में जो अवगुण छिपा है, जो एक अवगुण छिपा है वो पूरे पतन के लिए जिम्मेदार है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है तो आपके व्यक्तित्व का एक अवगुण भी आपके पूरे व्यक्तित्व को खा जाता है और आपको पतन की ओर ले जा करके चला जाता है। तो हिटलर जो द्वितीय विश्व युद्ध का नायक था, हीरो था, उस द्वितीय विश्व में उसका सबसे बड़ा रोल था। और उसने ऐसा नहीं वो कायर था, डरपोक था इसलिए आत्महत्या किया। उसने जर्मनी में रहते हुए अपने जो पड़ोसी मुल्क थे उनके छक्के छुड़ा दिए और उनको विजित भी कर लिया। खास करके उसने जो है पोलैंड को जीत लिया और इसके बाद फ्रांस को भी जीत लिया। इंग्लैंड को अपनी जान की आ गई, जो कि कहते हैं कि इंग्लैंड उस समय का, जो हिटलर के समय का इंग्लैंड था, वो इतना विशाल था कि उसके देश में सूरज नहीं डूबता था। उस इंग्लैंड को अपनी जान की बचाना मुश्किल हो गया। वह हिटलर था जो जर्मनी में रहते हुए पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लगभग ले लिया था और इसके बाद भी, और वो जीत भी चुका था, यूरोप का 80% भूभाग जीत चुका था। उसने कहाँ गलती की और कहाँ उसने डिसीजन लेने में गलती की और उसके व्यक्तित्व में कौन सी कमी थी जिसके कारण उसका पूरा पतन हो गया और उसका साम्राज्य ढह गया और उसको नकारा के नाम से या ऐसे नाम से जाना जाने लगा कि उसका नाम भी लोग नहीं याद करना चाहते, नहीं रखने देते। क्योंकि अगर हिटलर जीत जाता और वो सफल हो जाता तो उसी हिटलर का नाम हीरो के रूप में लोग अपने बच्चों का रखते। लेकिन अगर वो नहीं सफल हुआ तो वो हिटलर विलेन बन गया और उसके बच्चे उसका नाम भी लोगों को रखने से मना कर दिया गया कानूनी रूप से। तो इस तरह से आपका व्यक्तित्व ही आपके जीवन में किस दिशा में ले जाएगा, इसको ध्यान रखना है कि आपके गुण, आपके पर्सनालिटी में गुण और अवगुण दोनों का मिश्रण है। किसको आप खाद दे रहे हैं और किस दिशा में उसको लेके जा रहे हैं। अगर गुण को खाद दे रहे हैं और उसकी किस दिशा, उस दिशा में ले जा रहे हैं तो टीम एलेंस की तरह से आप जीवन में सफल होंगे और कैदियों के बीच में भी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हुए जीवन में बाहर रह करके एक ऐसे नायक के रूप में उभरेंगे कि लोग आज भी याद करेंगे। और उसका व्यक्तित्व विकास यहाँ तक पहुँचा कि वो लोगों को एक अच्छा संदेश देने में सफल रहा है कि जिम्मेदारी लीजिए तो आपको फ्रीडम मिलेगी। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन अचीव द फ्रीडम इन योर लाइफ। ये टीम एलन ने ही सिद्ध किया और बताया। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।